ससुराल में 5 गरीब बहू का पहला रक्षाबंधन। आकाश तैयार होकर चटाई पर बैठा है और 5 बहनें उसके आसपास बैठकर हंसी मजाक कर रही हैं। कोई उसके बाल ठीक कर रही है तो कोई उसके कपड़े। भैया, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ऑफिस में किसी को इम्प्रेस करना है क्या? अरे नहीं, तुम 5 बहनों को संभालने के बाद किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आकाश की बात सुनकर सभी बहनें हंसने लगती हैं। तभी आकाश घड़ी देखते हुए सभी को बोलता है, अच्छा अब जल्दी से खाना लगाओ वरना मुझे काम पर जाने में देर हो जाएगी। अरे भैया, हम 5 बहनों के होते हुए आपको देर कैसे हो सकती है? चलिए खाना खाते हैं। 5 बहनें खाना लेकर आती हैं। सभी चटाई पर बैठकर आकाश को खाना परोसती हैं और साथ में खाना खाने लगती हैं। खाते खाते फिर से हंसी मजाक शुरू हो जाता है। आकाश ने अकेले ही अपनी 5 बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब 5 बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनके बीच आज भी वही बचपन जैसा प्यार और अपनापन है। खाना खाने के बाद आकाश काम पर चला जाता है और 5 बहनें भी अपने अपने काम से बाहर चली जाती हैं। शाम को सभी फिर से घर पर इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हुए, भैया, आखिरकार हमने जो भी हुनर और पढ़ाई सीखी थी वो पूरी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम 5 ने बहुत मेहनत की है। मुझे तुम सब पर गर्व है। भैया, आप दिन रात अकेले मेहनत करते हैं। हम भी आपका हाथ बटाना चाहते हैं। मुझे पड़ोस के घर में मेहंदी लगाने का ऑर्डर मिला है। क्या मैं वहाँ चली जाऊँ? हाँ हाँ कृतिका, बिल्कुल जाओ। मुझे तो खुशी होगी कि तुम अपने हुनर से काम करोगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। बस अपना ख्याल रखना। कृतिका एक सजे धजे शादी वाले घर में पहुंचकर दुल्हन की सहेलियों के हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाने लगती है। वहीं हेमंत भी अपने दोस्तों के साथ शादी में मेहमान बनकर आया होता है। अरे यार, उस लड़की का काम तो देख, कितनी फुर्ती और खूबसूरती से मेहंदी की डिजाइन बना रही है। क्या बात है हेमंत, तू कब से उधर ही एकटक देख रहा है? लगता है वो लड़की तुझे पसंद आ गई भाई। हाँ भाई, इसके बात करने का सलीका, इसका शांत स्वभाव और चेहरे का ये आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आखिर लड़की कौन है? मुझे बड़ी पसंद आई है यार ये लड़की। अरे वो तो इस शादी में बाहर से आई मेहंदी वाली है। सबको मेहंदी लगाने का काम कर रही है। भाई तू जाकर मेरी इससे बात तो करा यार। मुझे इससे मिलना है और बात करनी है। तो चल मेरे साथ, मैं अभी तेरी बात करवा देता हूँ। मुकेश हेमंत को लेकर कृतिका के पास जाता है। कृतिका अपना काम रोककर ऊपर देखती है। नमस्ते जी, आपकी लगाई हुई मेहंदी सच में बहुत ही सुंदर और अलग है। पूरे मंडप में सब आपकी कला की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ। आप बहुत अच्छा काम करती हैं। तो क्या आप अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में मेहंदी लगाने जाती हैं? जी, मैंने इसका पूरा कोर्स किया है और अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ। दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और वो एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं रितिका सिलाई का कोर्स अच्छे नंबरों से पास करके सिलाई मशीन लेने बाजार की दुकान पर पहुंचती है, जहां राहुल बैठकर हिसाब किताब देख रहा होता है। नमस्ते जी, मुझे एक अच्छी और टिकाऊ सिलाई मशीन के बारे में जानकारी चाहिए थी। जी नमस्ते, आइए बैठिए। बताइए आपको किस तरह के काम के लिए मशीन देखनी है? मुझे बुटीक और घरेलू सिलाई दोनों के हिसाब से एक ऐसी मजबूत मशीन चाहिए जो हर तरह के कपड़े पर आसानी से और सफाई से चल सके। कितनी सादगी भरी और शांत स्वभाव की लड़की है यार ये। इतनी शालीनता और सलीके से बात कर रही है। देखिए, ये हमारी दुकान का सबसे भरोसेमंद मॉडल है। इसमें मोटर भी लग जाती है और हाथ से भी चला सकते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है। आप मशीन आराम से ले जाइए। हमारे यहाँ आसान किश्तों पर भी मशीन मिलती है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत प्यार से समझा रहा है। इसका ग्राहकों से बात करने का ढंग बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने बड़े भाई से बात करके कल ही से खरीदने आऊंगी। जी बिल्कुल, आप जब भी आएंगी मैं आपको सबसे बढ़िया सर्विस दूंगा। मशीन और सिलाई के काम को लेकर रितिका और राहुल की बातचीत बढ़ती जाती है और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। उधर चौराहे पर बुजुर्ग गीता अपना छोटा सा नाश्ते का स्टॉल लगाती है। घर के काम के कारण उसे अक्सर देर हो जाती है, इसलिए नेहा रोज उसकी मदद कर देती है। आज भी नेहा वहीं रुकी थी तो सविता परेशान होकर कहने लगी, हे भगवान, आज फिर घर में पोते की तबीयत खराब होने से देर हो गई। अब इतनी जल्दी नाश्ता कैसे तैयार करूंगी? ग्राहक भूखे लौट जाएंगे। आंटी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना।
आप चुपचाप कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी आधे घंटे के अंदर सारा नाश्ता और चटनी तैयार कर देती हूँ। जी तेरा बेटा, तू हर बार मेरी मदद के लिए आगे आ जाती है। नेहा ने कुकिंग का पूरा प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, इसलिए वो बेहद तेजी के साथ स्वादिष्ट व्यंजन और नाश्ता तैयार कर देती है। उसी समय प्रशांत घूमने नाश्ता करने उस स्टॉल पर आता है। आंटी, बहुत जोरों की भूख लगी है, आज नाश्ते में क्या गर्मा गर्म बनाया है? जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए ना। बेटा, आज गर्मा गर्म कचौड़ी, स्पेशल सब्जी और पोहा तैयार है, खा कर देख। प्रशांत टेबल पर बैठकर नाश्ता करता है और खुश होते हुए गीता से, अरे वाह आंटी, ये क्या गजब का स्वाद है। इतना लाजवाब और संतुलित मसाला तो मैंने शहर के बड़े बड़े होटल्स में नहीं खाया। आंटी सच बताइए, आज ये खाना किसने बनाया है? मुझे उससे मिलना है। उसी समय अपना काम खत्म करके नेहा वहाँ आती है। गीता नेहा को प्रशांत से मिलवाते हुए, अरे बेटा, आज का खाना इस बच्ची नेहा ने बनाया है। ये कभी कभी मेरी मदद करने आ जाती है, पर जिस दिन ये खाना बनाती है ना, उस दिन ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे भाई, सच में आपके हाथ में तो जादू है। पहली बार आपका बनाया खाना खाया मैंने और स्वाद दिल में बस गया। आप तो कमाल का खाना बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अलग अलग व्यंजन बनाने का बहुत शौक है और मैंने इसका बकायदा कोर्स भी किया है। खाने की इस तारीफ और स्वाद के चलते नेहा और प्रशांत के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन घर में प्रिया तुलसी के पौधे में पानी डालकर अंदर आती है और अपने बड़े भाई से, भैया, मुझे पेड़ पौधे और जैविक खाद के बारे में काफी अच्छी जानकारी है। मैं सोच रही हूँ कि शहर की जो बड़ी सरकारी नर्सरी है, मैं वहाँ जाकर नौकरी की बात करूँ। ठीक है प्रिया, तुम देख लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, अगर तुम्हारा मन करे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रिया नर्सरी पहुंच जाती है और पौधों की छटाई और ग्राहकों को जानकारी देने का काम कर रही होती है। तभी पौधों का शौकीन गोलू नर्सरी में आता है और प्रिया को एक पौधे के बारे में समझाते हुए सुनता है। इस पौधे में ज्यादा पानी मत डालिए, वरना इसकी जड़ें सड़ सकती है। इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो नए फूल अच्छे से खिलेंगे। वाह, इसे तो पौधों की काफी अच्छी जानकारी है। सुनिए, मेरे बागीचे के लिए कुछ अच्छे छायादार और सजावटी पौधे चाहिए। आप कोई अच्छे पौधे सुझा देंगी? पौधे तो बहुत सारे हैं, आप पहले अपनी पसंद बताइए। हर चीज का जवाब मैं कैसे अंदाजे से दूं? अरे मैंने तो सोचा था कि आप नर्सरी में हैं, तो मदद कर देंगी। मदद करने से मना नहीं किया, बस सवाल थोड़ा साफ पूछिए। ओ, जवाब तो बड़ा करारा देती है, चिड़चिड़ी है, लेकिन आत्मविश्वास भी गजब का है इसका। लगता है ये लड़की मुझे पसंद आने लगी है। गोलू नए नए पौधे खरीदने के बहाने नर्सरी आने लगता है और धीरे धीरे प्रिया से उसकी बातचीत बढ़ जाती है। उधर होम साइंस पढ़ रही प्रियंका को अपनी एक शादी वाले घर की सजावट की जिम्मेदारी मिलती है। वो फूलों और पर्दों से हॉल सजा रही होती है। तभी अभिषेक उसे देखकर अपने दोस्त हरीश से कहता है, भाई, अरे यार, इतना गजब का इंटीरियर और डेकोरेशन किया है इसने। हर एक कोने को कितनी खूबसूरती और सलीके से सजाया है। पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया इसने तो। हाँ भाई, काम तो बहुत शानदार हुआ है। मुझे तो इस तरह की हुनरमंद और रचनात्मक लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। भाई सुनना, मेरी इससे एक बार बात तो करा दे। मुझे बहुत पसंद आई है ये लड़की। अच्छा ठीक है, चल मेरे साथ। दोनों प्रियंका के पास पहुंचते हैं। फिर अभिषेक प्रियंका से, नमस्ते जी। आपने पूरे घर को बहुत ही आधुनिक और कलात्मक रूप दिया है। मुझे भी अपने नए घर के कमरों का इंटीरियर करवाना है, इसलिए मैं आपसे कुछ जरूरी सलाह लेना चाहता था। जी नमस्ते। बिल्कुल, आप अपने कमरों की नाप और अपनी पसंद बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से पूरा डिजाइन तैयार कर दूंगी। मेरे घर में भी अलग अलग तरह के कमरे हैं, उनमें कौन से रंग और किस तरह के पर्दे अच्छे लगेंगे, आप मुझे बताना। सजावट के काम के दौरान अभिषेक और प्रियंका की मुलाकातें बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब पांचों भाइयों के दिल में पांचों बहनों के लिए जगह बन चुकी होती है। उधर एक सुबह सविता देवी अपनी सहेलियों के साथ बड़े मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं, जहां मधुर भजन कीर्तन चल रहा होता है। अरे ये भजन कौन गा रहा है? इतनी सुरीली, मीठी और पवित्र आवाज किसकी है? मन एकदम तृप्त हो गया। सविता देवी आगे बढ़कर देखती हैं तो पांचों बहनें बैठी होती हैं। कोई ढोलक बजा रही है, कोई मजीरा, कोई तन्मयता से गीत गा रही है। तभी मंदिर के वृद्ध पंडित जी बहुत परेशान और घबराए हुए वहां आते हैं। हे भगवान, आज मंदिर में इतना बड़ा सार्वजनिक भंडारा है और कोई काम करने वाला मजदूर या हलवाई नहीं आया। पूरे मंदिर में हजारों लोग आएंगे, अब मैं अकेला सारा काम कैसे संभालूंगा?
कोई मेरी मदद करने वाला दिख ही नहीं रहा। पंडित जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम लोग हैं ना यहाँ। हाँ पंडित जी, हम पांचों बहनें मिलकर सारा काम संभालेंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सारा भंडारा समय पर तैयार कर देंगे। पांचों बहनें तुरंत भंडारे की व्यवस्था में जुट जाते हैं। नेहा बड़े बर्तनों में खाना बनाने लगती है। कृतिका और रितिका पंगत में पत्तल बिछाकर भोजन परोसती हैं। प्रिया जूठे पत्तल उठाकर सफाई करती है, जबकि प्रियंका बर्तन मांजने और श्रद्धालुओं को भोजन के लिए बुलाने में मदद करती है। पांचों को मिलजुल कर इतनी जिम्मेदारी से सेवा करता देखकर सविता जी भावुक होकर उन्हें देखने लगती हैं। इतनी संस्कारी, सेवा भावी, मेहनती और गुणी लड़कियां आज के दौर में कहाँ देखने को मिलती है। इन्होंने अकेले दम पर इतना बड़ा भंडारा संभाल लिया। सविता उन पांचों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उनके पास जाकर उनसे बातें करते हुए, तुम सब बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई हो। मैंने तुम्हें आज सब कुछ संभालते हुए और भजन गाते हुए भी सुना। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ जी, हमारे माता पिता नहीं है, हमारे सबसे बड़े भाई है, हमारे सब कुछ है और हम इसी मंदिर के पीछे वाली गली में रहते हैं। हमारे भैया का नाम आकाश है। यदि कभी फुर्सत मिले तो आइए हमारे घर। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर आऊँगी। पांचों बहनें सेवा करके अपने घर लौट जाती हैं। वहीं सविता मंदिर के पंडित जी से उन पांचों बहनों के बारे में थोड़ी जानकारी लेती हैं और उनके संस्कार और स्वभाव से प्रभावित होकर मन ही मन उन्हें अपने पांचों बेटों के लिए पसंद कर लेती हैं। फिर सविता घर लौटकर अपने पांचों बेटों से बात करते हुए, सुनो मेरे बच्चों, आज मैंने मंदिर में तुम पांचों के लिए 5 बहुत ही संस्कारी, गुणी और सुंदर लड़कियां पसंद की है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब एक ही घर की इन 5 बहनों से शादी कर लो। अरे माँ, हमने तो पहले से ही अपने लिए लड़कियाँ पसंद कर रखी हैं। हाँ माँ, हम सबने अपनी अपनी पसंद तय कर ली है और हम उन्हीं लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। वो सब बहुत अच्छी हैं और हुनरमंद है माँ। आप जब उनसे मिलेंगी ना तो आपको भी वो बहुत पसंद आएंगी। हाँ माँ, हमारी पसंद भी कोई बुरी नहीं है। हमने तो अपने दिल में उन्हें पक्का मान लिया है माँ। नहीं, लेकिन जो लड़कियां मैंने अपनी आंखों से देखी और परखी है ना, उन संस्कारी लड़कियों को देखने के बाद तुम अपनी पसंद को बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है माँ, हम आपका दिल रखने के लिए आपके साथ चलकर उन लड़कियों को देख लेंगे, पर शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तुम चलो तो सही। अगले दिन सविता देवी अपने पांचों बेटों के साथ आकाश के घर पहुंचती हैं। दरवाजे पर कृतिका उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मुझे तुम्हारे भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ जी, आइए, भैया अंदर ही है। कृतिका सविता देवी को अंदर बुलाती है और फिर आकाश को आवाज लगाती है, भैया आपसे मिलने कोई आया है। मुझसे? कौन आया है? आकाश बाहर आता है और सविता देवी के साथ उनके पांचों बेटों को देखकर हैरान रह जाता है। माफ करना माँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटा, मैंने मंदिर में तुम्हारी 5 बहनों को सेवा करते देखा और पंडित जी से उनके बारे में जाना। मुझे उनकी सादगी और संस्कार बहुत पसंद आए, इसीलिए मैं अपने 5 बेटों का रिश्ता तुम्हारी 5 बहनों से करना चाहती हूँ। सविता जी, हम तो बहुत साधारण और गरीब घर से हैं और आपकी हैसियत भी हमसे कहीं ज्यादा है। फिर आप अपने बेटों का रिश्ता मेरी 5 बहनों से क्यों करना चाहती हैं? बेटा, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटों के लिए अच्छे संस्कार और सच्चे दिल वाली बहुएं चाहिए। तुम्हारी 5 बहनों में मुझे वही सादगी, मेहनत और संस्कार दिखाई दिए हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। सविता देवी और आकाश के बीच बातचीत के बाद 5 बेटों और 5 बहनों का रिश्ता तय हो जाता है। पहले से एक दूसरे को पसंद करने वाले 5 भाई बहन ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सविता देवी का बड़ा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम भी तो आपसे इन्हीं लड़कियों के बारे में बात करने वाले थे। हाँ माँ, हमें भी ये 5 बहुत पसंद है। 5 बेटों की बात सुनकर सविता देवी और आकाश के चेहरे पर खुशी छा जाती है। 5 बहनें भी शर्माते हुए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। अरे वाह, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा और चमत्कार है। मैंने भी इन्हीं 5 को पसंद किया और तुम 5 ने भी अलग अलग इन्हीं को चुना। आखिर माँ, हम बेटे भी तो आपके ही हैं। आपकी और हमारी पसंद अलग कैसे हो सकती थी? आकाश अपनी बहनों की खुशी देखकर भावुक हो जाता है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सगाई और विवाह का शुभ मुहूर्त तय हो जाता है और 5 बहनों की शादी 5 भाइयों से हो जाती है। विदाई के समय आकाश नम आंखों से अपनी 5 बहनों को गाड़ी में बिठाकर विदा करता है। उनके जाने के बाद वो सूने घर में लौटता है और संदूक से पुरानी राखियों का डिब्बा निकालता है, जिसमें बचपन से अब तक की राखियां और पुरानी तस्वीरें होती हैं। आज मेरा पूरा घर सूना हो गया।
मेरी पांचों गुड़िया अपने अपने ससुराल चली गईं। आकाश पुरानी यादों में खो जाता है। मैंने कहा था ना, मुझे और पैसे चाहिए। हर बात में मुझे रोकती क्यों? बच्चों के लिए तो सोचिए, घर में खाने तक के पैसे नहीं है, सारी कमाई शराब में उड़ा देते हो। गुस्से में पिता माँ पर हाथ उठा देते हैं। पांचों बच्चियां डरकर एक दूसरे से चिपक जाती हैं। भैया, पापा माँ को क्यों मारे हैं? तुम लोग इधर आओ, डरो मत, मैं हूँ ना। ऐसी ही परेशानियों के बीच एक रात नशे में घर लौटते समय पिता का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। पति की मौत का सदमा माँ सहन नहीं कर पाती और कुछ समय के बाद उनका भी निधन हो जाता है। भैया, अब हमारा क्या होगा? पहले पापा चले गए और अब माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब तुम लोग बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। आज से तुम सब पढ़ोगे, लिखोगे, स्कूल जाओगे और मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगा। माता पिता के जाने के बाद 15 साल का आकाश अपनी पांचों बहनों का अकेला सहारा बन जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और आकाश अपनी पांचों बहनों की जिम्मेदारियां उठा रहा था। आज राखी का दिन है। आकाश 5 बहनों के लिए कपड़े और मिठाइयां लेकर आया है। मेरी प्यारी बहनों, देखो मैं तुम सबके लिए ये कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। हाँ भैया, ये तो बहुत सुंदर है। और देखिए, हम पाँचों ने घर में ही आटे और शक्कर से आपके लिए मिठाई बनाई है और साथ में रेशमी धागों को और सितारों को जोड़कर सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई है। ये सब देखकर आकाश बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी बहनों के हाथ से राखी बंधवाता है और उनके हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ भी खाता है। हे भगवान, बस मेरी पांचों बहनें अपने ससुराल में हमेशा राज करें और खुश रहें। आकाश अपनी यादों से बाहर आता है और ट्रक लेकर काम पर निकल जाता है। उधर पांचों बहुएं गृह प्रवेश की रस्में पूरी कर ससुराल के हॉल में पहुंचती हैं। तभी उनकी ननद सोना मुंह बनाकर ताना मारते हुए कहती है, अरे क्या मम्मी, पाँचों की पाँचों बहुएं मिलकर कंगाल और गरीब घर से उठा लाई हो। कम से कम एक तो किसी अच्छे और अमीर खानदान की लाती। सोना, अपनी जुबान पर लगाम लगा। घर की चौखट पर बहुआ का स्वागत करने के बजाय ये क्या बकवास कर रही है? अरे बेटा सोना, इस तरह किसी का अपमान नहीं करते। वो सब तुम्हारी बड़ी भाभियां हैं। थोड़ा अदब और तमीज से बात करो बेटा। पापा, आप भी ना इस फतेहाल लोगों का ही पक्ष ले रहे हैं। सोना, अब एक लफ्ज भी मत बोलना। जाओ और चुपचाप अपनी भाभियों को उनके अपने अपने कमरे दिखा दे। सोना गुस्से में मुंह फुलाए कृतिका को लेकर उसके सजे हुए कमरे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे पर रुककर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अरे तुमने कभी देखा है इतना आलीशान कमरा अपनी पूरी जिंदगी में? जी ननन जी, कमरा सच में बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है। सोना वहाँ से मुड़ती है और रितिका को उसके कमरे में लेकर जाती है। सुनो भाभी, तुम्हारे घर में कभी तुमने ऐसा चमकता हुआ मखमली गद्दे वाला बेड देखा है? संभल कर बैठना, कहीं तुम्हारे मैले कपड़ों से इसका कवर खराब ना हो जाए। सब बहुत अच्छा है ननन जी, हम हर चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। सोना अब नेहा, प्रिया और प्रियंका को उनके कमरे की तरफ लेकर जाती है। जैसे ही वो कमरे के महंगे कालीन पर कदम रखने लगती हैं, सोना जोर से चीख पड़ती है, अरे अरे रुको वहीं पर, आगे एक कदम भी मत बढ़ाना। अपनी ये गंदी चप्पलें वहीं बाहर उतार दो। हम अभी अपनी चप्पलें बाहर निकाल देते हैं। रात बीत जाती है और अगली सुबह होती है। पांचों बहुएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, मंदिर में धूप दीप जलाकर पूजा करती हैं, फिर हॉल में आकर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करती हैं। माँ जी, आज हमारी पहली रसोई है, हम नाश्ते और खाने में क्या क्या बना ले? बेटा, जो तुम्हारा मन करे तुम सब मिलकर वही बना लो। अरे माँ, क्या बना लेंगे ये लोग अपनी मर्जी से? वही गरीबों वाला सादा उबला हुआ रूखा सूखा खाना लाकर सामने परोस देंगी। अरे सोना, तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है? तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब भाई बता देते हैं कि आज क्या क्या पकना है। रितिका, तुम आज मेरे लिए गर्मा गर्म और खस्ता पनीर के कुलचे बनाना। और मेरे लिए नेहा स्पेशल रसमलाई और रबड़ी बनाना। और प्रिया, मेरे लिए एकदम करारी और मसालेदार दाल की कचौरियाँ बनाना। प्रियंका, मेरे फरमाइश तो सबसे लजीज नवरत्न पुलाव और दम आलू की है। पांचों बहुएं रसोई में पहुंचती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। दीदी, आप कुलचे का आटा लगाइए और उसमें थोड़ा सा मक्खन मिला दीजिए। मैं पनीर की खास ग्रेवी और रसमलाई के लिए गाढ़ा दूध चढ़ाती हूँ। हाँ नेहा, जैसा जैसा तू बताती जाएगी हम सब बिल्कुल वैसे ही तैयारियां करते जाएंगे। पांचों बहनें मिलकर अलग अलग तरह की स्वादिष्ट डिशेस तैयार करती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। फिर पांचों बहुएं मुस्कुराते हुए सभी को तरह तरह के पकवानों, रसमलाई, कुलचे, कचौरियों और पुलाव और मीठा परोसती हैं। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर कामिनी मौसी, अरे वाह, इन पांचों ने तो सचमुच लाजवाब खाना बनाया है।
हर एक चीज बहुत ही परफेक्ट है, काफी नपतुला हाथ है इन सबका। अरे मौसी जी, इतना भी क्या खास और अनोखा बनाया है जो आप इतनी तारीफ कर रही है? मुझे तो इतना खास नहीं लगा। वाह भाई वाह, क्या लाजवाब खाना है, मुझे तो सचमुच बहुत पसंद आया। अरे वाह, इतना शानदार, सुगंधित और स्वादिष्ट खाना। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर की सबसे बड़ी दावतों में भी नहीं देखा भाई। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरी बहू एक गुड़ों की खान है। सभी लोग खाना खाकर उन्हें शगुन देते हैं और पांचों बहनें बाकी का काम खत्म करती हैं। दोपहर में पांचों बहनें अपने कमरे में उदास होकर बैठती हैं। ननन जी की ये कड़वे ताने सुनकर मुझे अपने मायके और अपने भैया की बहुत याद आ रही है। हाँ दीदी, हमारे भैया तो हमारे बताए सादे और रूखे सूखे खाने की भी कितने दिल से तारीफ किया करते थे। सही कह रही हो, ननन जी को तो हमारे हुनर और मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। कोई बात नहीं बहनों, हमें बस अपना फर्ज और मर्यादा निभानी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो भैया को फोन करते हैं। नेहा आकाश को फोन मिलाती है। हाँ नेहा, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, हम सब ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है? मैं भी ठीक हूँ बहन, तुम लोग अपना ख्याल रखना और कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। दोनों भाई बहन कुछ देर तक अपने हालचाल और घर की बातें करते हैं, फिर फोन रख देते हैं। दूसरी तरफ तानाकशी के बीच कुछ दिन बीत जाते हैं और सावन का पावन महीना शुरू हो जाता है। बहू, इस बार तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है, बताओ त्योहार के लिए क्या क्या तैयारियां करें? माँ जी, आप जैसा आदेश देंगे हम वैसे ही कर लेंगे। देखो बहुओं, इस बार तुम्हारी पहली राखी है तो अपने भाई आकाश को भी यही बुला लेना। सोना के भी 5 भाई हैं और अब हमारा परिवार इतना बड़ा है तो सब मिलकर खूब धूमधाम से रक्षाबंधन मनाएंगे। ढेर सारे पकवान और मिठाइयाँ भी बनेंगी। अरे माँ, इन गरीब बहू को क्या ही बनाना आता होगा? एक बार खाना अच्छा बना लिया तो क्या त्योहार की शाही मिठाई अभी ये बना लेंगी? नाश्ते और मिठाई का सारा सामान तो हम शहर के सबसे बड़े मिष्ठान भंडार से मंगवा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कुछ भी ढंग का बनाना आता होगा। अरे सोना, तू अपनी भाभीियों के बारे में हमेशा ऐसे ही घटिया क्यों सोचती है? तेरी भाभी बहुत संस्कारी और हुनरमंद है। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपको ये गरीब बहू इतनी ज्यादा क्यों पसंद है। इनमें ऐसा क्या खास देख लिया आपने? माँ जी, आप बाहर से कुछ मत मंगवाइएगा। हम रक्षाबंधन के लिए घर पर ही शुद्ध रसमलाई, पेड़े, घेवर और कई तरह की ताज़ी मिठाइयाँ बना लेंगे। दोपहर के खाने के लिए भी हम बहुत ही खास और शाही मेन्यू तैयार करेंगे। वाह भाई वाह, कौवा चला हंस की चाल। सोना, तू एक पल के लिए भी चुप नहीं बैठ सकती क्या? हर बात पर ताने कसने के अलावा कोई काम नहीं है तुझे? और क्या गलत कह रही हूँ माँ? अब यहाँ अमीरी देख ली तो हमारे जैसा बनने का दिखावा कर रही है। पहले कभी ये सब देखा भी नहीं होगा। नहीं बेटा, नेहा खाना बनाने में बहुत माहिर है, उसने पूरा कोर्स किया है। ठीक है माँ, मैं तो आज शाम ही शॉपिंग करने जाऊंगी। भाइयों के लिए राखी भी लेनी है और बहुत चीजें भी खरीदनी है, आखिर रक्षाबंधन जो आ रहा है। हाँ बेटा, अपनी भाभीियों को भी साथ ले जाना, उनकी भी तो पहली राखी है, इन्हें भी अच्छी सी शॉपिंग करवा देना। नहीं माँ, मैं इनके साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी, इनके साथ घूमूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहकर सोना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे भाई ने जो कपड़े हमें दिए हैं हम वही पहन लेंगे। लो बेटा, ये कुछ पैसे रख लो, अपने राखी और भाइयों के लिए जो भी जरूरी सामान हो खरीद लेना। नहीं माँ जी, ये पैसे रहने दीजिए, हम अपना देख लेंगे, हमें अभी पैसे की जरूरत नहीं है। इतना कहकर पांचों बहनें बागीचे में जाकर हरी घास पर बैठ जाती हैं और कॉपी में रक्षाबंधन के पकवानों की लंबी लिस्ट बनाने लगती हैं। दीदी, आपको याद है कि हमारी पिछली बार की राखी कैसे गुजरी थी? हाँ प्रियंका, मुझे तो एक एक पल बहुत अच्छे से याद है कि पिछली बार की हमारी राखी कितनी तंगी में बीती थी और भैया ने हमारे लिए क्या क्या किया था। सच में वो दिन हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हमारे भैया ने हमारे लिए अपना सुख चैन सब न्यौछावर कर दिया। तभी पांचों भाई अपने दफ्तर से जल्दी लौटकर बागीचे में आते हैं और अपनी पत्नियों की बातें सुनकर मुस्कुराते हैं। अरे 28 तारीख को रक्षाबंधन है और तुम पांचों अभी तक बातों में ही लगी हो। सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, त्योहारों की इतनी सारी तैयारियां कब करोगी? बस लिस्ट पूरी बन चुकी है, आप फिक्र मत कीजिए। 28 तारीख से पहले सारा काम और पकवान तैयार हो जाएंगे। सब हंसी मजाक करते हुए घर में आ जाते हैं। अगले दिन पांचों बहनें आकाश के लिए रक्षाबंधन की तैयारियों में जुट जाती हैं। कोई मोतियों की राखी बनाती है, कोई ग्रीटिंग कार्ड, कोई उसकी पसंद की मिठाई, तो कोई घर सजाती है। सभी बहनें मिलकर भाई के लिए प्यार से तैयारी करती हैं। वाह बहू, तुमने तो बहुत अच्छी तैयारियां की है। आज सब मेहंदी भी लेना, कल रक्षाबंधन है। माँ, हम ही क्यों, मैं आपको भी लगा दूंगी रात को और सोना को भी। अच्छा बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम काम खत्म कर लो। इतना कहकर सविता देवी अपने कमरे में चली जाती हैं।
पांचों बहुएं भी अपना काम पूरा करके रात में एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। इसी तरह हंसी खुशी में रात बीत जाती है और अगली सुबह रक्षाबंधन का पावन त्योहार आ जाता है। माँ, आज रक्षाबंधन है, इसलिए हम जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके आ जाएंगे। पर बेटा, बाहर तो बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल है। हाँ माँ, बाहर बारिश का हाल तो खराब है, इसलिए हम जल्दी निकल रहे हैं ताकि काम जल्दी खत्म करके वापस आ जाएं। हमें गाड़ी से ही जाना है, जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन बारिश बहुत तेज है, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। पांचों भाई जल्दी लौटने का कहकर काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दोपहर के 3 बज जाते हैं। उनका किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता। घर वाले ऑफिस में फोन करते हैं तो पता चलता है कि पांचों भाई 3 घंटे पहले ही वहां से निकल चुके हैं। ये सुनकर सविता देवी और पांचों बहुएं घबरा जाती हैं। माँ, इतनी देर हो गई, भाई अभी तक नहीं आए हैं और ना ही उनका फोन मिल रहा है। हे भगवान, मेरे पांचों बेटे अभी तक घर नहीं आए। बाहर सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। मैंने उनके दफ्तर और दोस्तों को फोन लगाया, वो कह रहे हैं कि सब एक ही गाड़ी से बहुत पहले निकल चुके थे। मैं अपने भैया आकाश को फोन लगाकर पूछती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि वो लोग भैया के घर रुक गए हो। कृतिका घबराते हुए आकाश को फोन मिलाती है। भैया, क्या वो पांचों आपके पास आए हैं? 3 घंटे से ऊपर हो गए, वो घर नहीं पहुँचे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमें बहुत डर लग रहा है। नहीं कृतिका, वो यहाँ नहीं आए हैं। तुम लोग बिल्कुल घबराओ मत, हाँ, और हिम्मत रखो। मैं अभी अपनी छतरी लेकर निकलता हूँ। जिस रास्ते से वो आते हैं उस पूरे पुल के रास्ते पर जाकर देखता हूँ। हाँ भैया, पर आप भी बहुत संभल कर जाना। नदी का पुल पूरी तरह डूब चुका है और पानी का बहाव बहुत तेज है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। आकाश तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच नदी के बड़े पुल के पास पहुँचता है। पुल के ऊपर कमर तक पानी बह रहा होता है और बीच धार में पांचों भाइयों की बड़ी गाड़ी फंसी होती है। गाड़ी के शीशे बंद होते हैं और पानी अंदर भरने लगा होता है। अरे ये तो वही गाड़ी है, इसके अंदर तो पांचों जीजा जी फंसे हुए हैं और गाड़ी पानी में बहने वाली है। पुल के किनारे खड़े लोग डर के मारे पानी में उतरने का साहस नहीं कर रहे थे। पुलिस और बचाव दल को आने में काफी देर थी। आकाश बिना अपनी जान की परवाह किए बिना पानी के तेज बहाव में उतर जाता है। वो सड़क के किनारे एक भारी नुकीला पत्थर उठाता है और तैरते हुए गाड़ी के पास पहुंचकर खिड़की का शीशा जोर से तोड़ देता है। आप सब बिल्कुल घबराइए मत, एक एक करके खिड़की से बाहर निकलिए और मेरा हाथ मजबूती से पकड़िए। आकाश, तुम इस उफनती नदी में आ गए। गाड़ी के अंदर तक पानी भर चुका था और दरवाजे लॉक हो चुके थे। अगर तुम ना आते तो हम सब पानी में डूब जाते भाई। आकाश अपनी जान जोखिम में डालकर पांचों भाइयों को तेज बहाव से बाहर निकालकर सुरक्षित किनारे ले आता है। भीगे कपड़ों और बदहवास हालत में आकाश और पांचों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। उन्हें सही सलामत देखकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। बेटा, क्या हो गया था? तुम सब ऐसे भीगे हुए और डरे हुए क्यों हो? इतनी देर कहाँ लग गई? माँ, आज हम सब मौत के मुंह से बचकर लौटे हैं। हमारी गाड़ी नदी वाले पुल के तेज बहाव में फंस गई थी और गाड़ी के अंदर पानी भर रहा था। आस पास के लोग डर के मारे दूर खड़े थे और पुलिस को आने में समय लग रहा था। तभी अचानक आकाश वहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर पहुँच गया। उसने भारी पत्थर से शीशा तोड़ा। हम पांचों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसी ने आज हम पांचों को नया जीवन दिया है। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आकाश वहाँ सही समय पर पहुँच गया, वरना आज हमारे पूरे परिवार पर क्या कयामत टूट पड़ती। भैया, आज राखी का पावन त्योहार है। अगर आज आप लोगों को जरा सा भी कुछ हो जाता तो मैं पूरी जिंदगी इस गम में तड़पती रहती कि मेरे पांचों भाई एक साथ मुझसे छिन गए। सोना अपने पांचों भाइयों के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया, मैंने भाभियों को बहुत गलत समझा। मैंने हमेशा उनकी गरीबी, उनके कपड़ों और उनके मायके का मजाक उड़ाया, उन्हें बहुत कड़वे ताने दिए और भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दीजिए भैया। सोना, मुझसे नहीं, अपनी इन पांचों भाभियों के सामने जाकर माफी मांग, जिनकी वजह से आज तेरे पांचों भाई तेरे सामने जिंदा खड़े हैं। सोना हाथ जोड़कर कांपते हुए पांचों भाभियों के कदमों में झुकने लगती है। भाभी, मुझे अपने दिल से माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया। अगर आज आपका भाई अपनी जान पर न खेलता और आपने समय पर फोन न किया होता तो मेरे भाई कभी लौट कर नहीं आते। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे पगली, ऐसे हाथ मत जोड़। अगर वो तुम्हारे भाई है तो हमारे भी तो सुहाग है। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। तुम तो हमारी सबसे छोटी और प्यारी बहन जैसी हो। इंसान से ही गलतियाँ होती है। अब रोना बंद करो और पुरानी कड़वाहट भूल जाओ। भाभी, अब हम सब मिलकर ये रक्षाबंधन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। फिर पांचों बहनें और सोना
अपने अपने भाइयों की आरती उतारती हैं, उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर कलाई पर रेशमी राखी बांधती हैं और मिठाइयाँ खिलाती हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ एक हो जाता है। पांचों बहुओं के हाथों से बनी खूबसूरत राखियां देखकर सोना उसकी जमकर तारीफ करती है और उनकी कला की खूब प्रशंसा करती है। वाह भाभी, आपने तो कमाल की राखियाँ बनाई है। इतनी सुंदर और खूबसूरत राखियाँ तो बाजार में भी आसानी से नहीं मिलती। धन्यवाद दीदी, आपको हमारी बनाई राखियाँ पसंद आई, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। भैया, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है, लेकिन आज आपने हमारे पतियों की जान बचाकर साबित कर दिया कि आप सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के सबसे अच्छे भाई हैं। भैया, भगवान हर बहन को आप जैसा भाई दे। हम सच में बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे भाई हो। आकाश भावुक होकर अपनी पांचों बहनों को गले लगा लेता है। इस तरह पांचों गरीब बहनों ने अपने ससुराल में ही भाई के साथ प्यार और खुशी से रक्षाबंधन मनाया। भाई बहन का सच्चा प्यार हर परिस्थिति से बड़ा होता है।